इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में समवृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने यह पढ़ा है कि शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन से आपको कोई दो पूर्ण संख्याएं लेकर उनको जोड़ने को कहा जाए तो क्या आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी? विचार करें। हाँ, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समवृद्ध यानी क्लोज्ड है। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन भी एक पूर्ण संख्या ही होती है? विचार करें। एक बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जाए तो हमें जरूर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से अगर a b से बड़ी संख्या होती है तो a ऋण b एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाने की तो यह संभव नहीं। इसलिए अगर a b से बड़ी संख्या होती है तो छोटी संख्या b ऋण बड़ी संख्या a एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को घटाकर हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह व्यवकलन के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। जब बात आती है दो पूर्ण संख्याओं के गुणन की तो हर बार हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन के अंतर्गत समवृद्ध है। इसी तरह अगर बात करें दो पूर्ण संख्याओं के विभाजन की तो हमें पूर्ण संख्या तभी प्राप्त होती है जब संख्या का पूरी तरह विभाजन होता हो। लेकिन कई बार विभाजन का परिणाम यानी रिजल्ट एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे दो रोटियों को 4 भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग में आधी रोटी आएगी। यानी कि 2 विभाजित 4 का परिणाम 0.5 आएगा। 0.5 यह संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन में नहीं है। इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह विभाजन के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग और गुणन के अंतर्गत समवृद्ध है लेकिन व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इस गुण को और अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर के समवृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के उदाहरण। विपुल और मीना एक खेल खेल रहे हैं। पहले विपुल कोई भी दो पूर्ण संख्याएं बोलता है और उनका गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर मीना दो पूर्ण संख्याएं बोलती है और उनका गुणन करती है। जब भी किसी को गुणन का परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है उसके अंकों में 1 से वृद्धि होती है। अगर पहली पारी विपुल की हो तो क्या आप बता पाएंगे 5वीं पारी के अंत में किसके अंक ज्यादा होंगे? चूंकि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृद्ध हैं, यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a गुना b भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। इसलिए विपुल और मीना चाहे कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले, हर बार उनको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे यहाँ विपुल ने पहली पारी में संख्याएं 2 और 3 ली और उनके गुणन का परिणाम 6 आया। इसलिए विपुल का अंक 1 से बढ़ गया। फिर मीना ने संख्याएं 3 और 4 बोली और इनका गुणन करने पर उसे 12 यह संख्या प्राप्त हुई जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए मीना को भी 1 अंक मिलेगा। अब आती है विपुल की पारी। विपुल ने संख्याएं बोली 5 और 2। क्या इस बार भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? विचार करें।
आपने सही पहचाना। 5 और 2 का परिणाम है 10, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। इसके बाद मीना ने 2 संख्याएं बोली, 2 और 1। इनका गुणन करने पर उसे परिणाम प्राप्त हुआ 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। अब 5वीं पारी है विपुल की। विपुल ने संख्याएं ली 0 और 2। क्या अब भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? सोचिए सोचिए। हाँ, आपने सही सोचा। 0 गुना 2 बराबर 0। चूंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए विपुल को 1 और अंक मिलेगा। इसी के साथ विपुल के अंक हुए 3 और मीना के अंक हुए 2। इस तरह से सबसे ज्यादा अंक हुए विपुल के। अगला उदाहरण स्पष्ट करे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। आइए इसके लिए 3 उदाहरण लेते हैं। तीनों उदाहरणों में 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है और उनका परिणाम भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यदि हम किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b को लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, तो उनका योग a धन b हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगा। इसलिए पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। अगला उदाहरण पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस कथन को सत्यापित करें। विभाजन का अर्थ है समान रूप से बांटना। अगर आपके पास 0 चॉकलेट है जिन्हें आपको अपने 5 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप अपने दोस्तों को कोई भी चॉकलेट नहीं दे पाओगे। यानी कि 0 का 5 से विभाजन एक पूर्ण संख्या 0 ही होगी। क्या 5 का 0 से विभाजन भी एक पूर्ण संख्या होगी? विचार करें। अगर आपके पास 5 चॉकलेट है जिन्हें आपको 0 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप इन्हें कभी भी नहीं बांट पाओगे। यानी कि 5 का 0 से विभाजन का परिणाम आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 5 का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि 5 विभाजित 0 का परिणाम एक पूर्ण संख्या नहीं कही जा सकती। इसलिए पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण की मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी से संबंधित मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर करेंगे। मिथ्या धारणा 1। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध यानी क्लोज्ड है? इस पर मुकेश ने हाँ यह जवाब दिया और राहुल ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? 7 ऋण 4 के बराबर 3 होता है। इस समझ के साथ यह धारणा बन जाती है कि 4 ऋण 7 भी 3 के बराबर ही है। चूंकि 7 और 4 की तरह ही 3 भी एक पूर्ण संख्या ही है, इसलिए 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है यह समझा जाता है और इस समझ से मुकेश का जवाब सही प्रतीत होता है, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ है कि 7 ऋण 4 का परिणाम 3 के बराबर तो होता है, लेकिन 4 ऋण 7 का परिणाम 3 के बराबर नहीं होता। परिणाम संख्या ऋण 3 होती है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि यह ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर है। इसलिए पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस समझ से राहुल ने दिया जवाब सही है। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। मिथ्या धारणा 2। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या 6 और 0 विभाजन यानी डिवीजन के अंतर्गत समृद्ध है? इस पर निशा ने हाँ यह जवाब दिया और मनीष ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? कई बार यह गलतफहमी होती है कि किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन 0 ही होता है।
चूंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए निशा ने शिक्षक के सवाल का हाँ यह जवाब दिया। इसी गलतफहमी के कारण दिए सवाल का जवाब ऑप्शन 1 दिया जाता है। सही समझ है, 6 या किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में क्रम विनिमेय गुण। हमने यह पढ़ा है कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्रम विनिमेय गुण किसी संक्रिया को संख्याओं का क्रम बदलकर हल करने की सुविधा प्रदान करता है। आइए इसे विस्तार से समझें। चलिए संख्याओं को जोड़ने यानी एडिशन की बात करते हैं। जरा सोचिए, क्या हम पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? मान लीजिए हमने एक कागज लिया और उसकी बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ 4 वृत्त यानी सर्कल बनाए। इस तरह से यह कुल वृत्त हुए 3 घन 4 बराबर 7। अगर हम इस कागज को घुमाएं तो वृत्तों का क्रम बदलेगा। इससे बाईं तरफ 4 वृत्त और दाईं तरफ 3 वृत्त आएंगे। क्या क्रम बदलने से वृत्तों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, वृत्तों की कुल संख्या पहले जितनी ही है, यानी कि 7। योग का क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें बताता है कि जोड़ी जाने वाली संख्याओं का क्रम बदलने से परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि a धन b बराबर b धन a। इसलिए जब भी आपको संख्याओं का योग प्राप्त करना होगा, तब आप इन्हें किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। परिणाम किसी भी क्रम में समान ही प्राप्त होगा। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी क्रम विनिमेय है? विचार करें। चलिए देखते हैं। एक बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जा सकता है, लेकिन क्रम बदले तो छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाकर एक पूर्ण संख्या प्राप्त करना संभव नहीं। इसलिए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b का व्यवकलन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी कि a ऋण b बराबर नहीं है b ऋण a के। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। आइए बात करते हैं गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम 3 गेंदों की एक पंक्ति ऐसी 2 पंक्तियां बनाते हैं, तो गेंदों की कुल संख्या 2 गुणा 3 की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है, जो होगी 6। लेकिन हम क्रम बदले और 2 गेंदों की एक पंक्ति ऐसी 3 पंक्तियां बनाए, तो क्या हमें गेंदों की कुल संख्या पहले जितनी ही प्राप्त होगी? हाँ, 3 गुणा 2 भी 6 ही होते हैं। यानी कि हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में कर सकते हैं। हर बार हमें गुणफल यानी प्रोडक्ट समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a गुणा b बराबर है b गुणा a के। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है। विभाजन यानी डिवीजन की बात करें तो किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं a और b का विभाजन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी कि a विभाजित b और b विभाजित a बराबर नहीं होते। जैसे 4 विभाजित 2 बराबर 2 होता है, लेकिन 2 विभाजित 4 बराबर 1/2 होता है। इसलिए 4 विभाजित 2 को क्रम बदलकर यानी 2 विभाजित 4 नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमेय है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है। अगले वीडियो में हम इस गुण के कुछ उदाहरण देखेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के क्रम विनिमेय गुण के उदाहरण।
राजेश एक टोकरी में 3 सेब रखता है और फिर उसमें 2 संतरे रखता है। यदि राजेश टोकरी में पहले 2 संतरे रखता है और फिर उसमें 3 सेब रखता है, तो क्या इससे फलों की कुल संख्या अलग प्राप्त होगी? क्या यहाँ क्रम विनिमय गुण का पता चलता है? स्थिति 1, टोकरी में पहले 3 सेब और फिर 2 संतरे रखने पर फलों की कुल संख्या होगी सेब की संख्या धन संतरों की संख्या, यानी 3 धन 2 बराबर 5। स्थिति 2, टोकरी में पहले 2 संतरे और फिर उसमें 3 सेब रखने पर फलों की कुल संख्या होगी संतरों की संख्या धन सेब की संख्या, यानी 2 धन 3 बराबर 5। दोनों स्थितियों में टोकरी में 5 फल होंगे। इसका मतलब है कि 3 धन 2 बराबर 2 धन 3, या सेब की संख्या धन संतरों की संख्या बराबर संतरों की संख्या धन सेब की संख्या। इस उदाहरण से पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम विनिमय गुण पता चलता है। अगला उदाहरण, यहाँ 2 अलमारियां हैं। पहली अलमारी में 5 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 3 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। दूसरी अलमारी में सिर्फ 3 पंक्तियां हैं, लेकिन हर एक पंक्ति में 5 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। क्या आप बता पाएंगे किस अलमारी में हम सबसे ज्यादा कप व्यवस्थित कर सकते हैं? पहली अलमारी में 5 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 3 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं, इसलिए आप कुल 5 गुना 3 कप व्यवस्थित कर पाएंगे। अब दूसरी अलमारी के बारे में विचार करें। यहाँ व्यवस्था थोड़ी अलग है। इसमें 3 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 5 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इस तरह से कुल 3 गुना 5 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। चूंकि पूर्ण संख्या का गुणन क्रम विनिमय है, इसलिए चाहे हम 3 गुना 5 करें या 5 गुना 3, जवाब 15 ही आएगा, यानी कि दोनों अलमारियों में 15 ही कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अगला उदाहरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चूंकि पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, इसलिए रिक्त स्थान पर 2 लिखा जाएगा। पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है, इसलिए रिक्त स्थान पर 7 लिखा जाएगा। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के क्रम विनिमेय गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन के क्रम विनिमेय गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। कक्षा में शिक्षक ने सवाल पूछा, क्या 77 और 33 का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है? इस पर सारा ने हाँ यह जवाब दिया, जबकि रोशन ने नहीं यह जवाब दिया। आपकी राय में कौन सही है? 77 ऋण 33 के बराबर 44 होता है। इस समझ के साथ यह धारणा बन जाती है कि 33 ऋण 77 भी 44 के बराबर ही है। इस धारणा के कारण पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है, यह समझा जाता है। इसी समझ के साथ सारा के जवाब को सही समझकर ऑप्शन 1 जवाब दिया जाता है। यह एक गलत जवाब है। सही समझ है कि 77 ऋण 33 का परिणाम 44 के बराबर तो होता है, लेकिन 33 ऋण 77 का परिणाम 44 के बराबर नहीं। यह एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर ऋण 44 है। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। चूंकि 77 ऋण 33 और 33 ऋण 77 का परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए 77 और 33 का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। इस समझ से रोशन ने सही जवाब दिया है। मिथ्या धारणा 2। क्या 6 विभाजित 3 और 3 विभाजित 6 बराबर है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि योग यानी एडिशन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही विभाजन यानी डिवीजन भी क्रम विनिमेय है। इस समझ से हाँ यह गलत जवाब दिया जाता है। सही जवाब प्राप्त करने के लिए हमें 6 विभाजित 3 और 3 विभाजित 6 के परिणामों की तुलना यानी कंपैरिजन करनी होगी।
आइए पहले 6 विभाजित 3 का परिणाम प्राप्त करें। मान लीजिए आपके पास 6 नींबू है। अगर आप इनके 3 समान भाग बनाएंगे तो हर एक भाग में 2 नींबू आएंगे, यानी कि 6 विभाजित 3 का परिणाम 2 आएगा। अब आइए पता करें 3 विभाजित 6 का परिणाम क्या होगा। अगर आपके पास 3 नींबू है और इनके 6 भाग बनाने हैं तो क्या करना होगा? विचार करें। हर एक नींबू को आधे यानी हाफ से काटना होगा। ये बन गए 6 भाग। चूंकि यहाँ हर एक भाग में आधा यानी 1/2 नींबू है, इसलिए 3 विभाजित 6 का परिणाम है 1/2, यानी कि 0.5। दोनों के परिणामों की तुलना करने पर अब यह समझना आसान है कि 6 विभाजित 3 और 3 विभाजित 6 बराबर नहीं है। अब आइए समझे क्रम विनिमय गुण से संबंधित साधारण गलतियां। कई बार क्रम विनिमय गुण पता होता है, लेकिन इसका प्रयोग योग या गुणन की संक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नहीं किया जाता। जैसे अगर 3 में 9 जोड़ना हो तो संख्याओं को दिए क्रम में ही जोड़ा जाता है। कई बार छोटी संख्या में बड़ी संख्या को जोड़ना कठिन होता है। क्रम बदलकर जोड़ने से परिणाम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 2 संख्याओं जैसे 3 और 9 का गुणन दिए क्रम में ही किया जाता है, जो कठिन लगने लगता है, जबकि क्रम बदलने से यह गुणन आसान बन जाता है। इसलिए व्यवहारिक रूप में क्रम विनिमय गुण की समझ होना जरूरी है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन के क्रम विनिमय गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां।